हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में सोशल साइकोलॉजी के अंतर्गत ही समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करूंगी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह चर्चा की कि समाज मनोविज्ञान के कौन कौन से मुख्य कार्य क्षेत्र हैं और उनके कुछ पहलुओं और कुछ पॉइंट्स की चर्चा हमने की, जिसमें मनोवृत्ति, सामाजिक प्रत्यक्षण, पूर्वाग्रह तथा विभेद और अंतःव्यक्तित्व आकर्षण, इन सभी पॉइंट्स की चर्चा हमने अपने पिछले वीडियो में की और इन सब के बारे में जाना कि ये कैसे समाज मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र का एक प्रमुख अंग है। और भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे, जो कि समाज मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसी के अंतर्गत हमारा 5वां पॉइंट है जनमत तथा प्रचार, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रोपेगेंडा। जनमत तथा प्रचार भी आधुनिक युग में सिनेमा, टेलीविजन, रेडियो, पेपर आदि प्रमुख इसके साधन हैं, जिनके सहारे जनमत का निर्माण होता है। समाज मनोवैज्ञानिकों के जनमत को मापने के लिए कुछ खास खास विधियां, जैसे कि प्रतिदर्श विधि, सैंपलिंग मेथड, पैनल मेथड आदि बहुत सारी ऐसी विधियों का भी प्रतिपादन किया गया, मतलब कि बनाया गया। जनमत से काफी जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र प्रोपेगेंडा है, प्रचार है। समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए प्रचार एक ऐसी विधि है जिसके सहारे व्यक्ति के विचारों एवं मतों को नियंत्रित कर एक खास दिशा में मोड़ा जाता है। और यही कारण है कि प्रचार को इन लोगों ने सामाजिक नियंत्रण का एक प्रमुख रूप माना, सोशल कंट्रोल का। प्रचार प्रत्यक्ष डायरेक्ट तथा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट दोनों ही होता है। प्रचार को प्रभावी बनाने के लिए डूब ने कुछ खास खास सिद्धांतों के बारे में भी बतलाया। इसके अलावा कुछ ऐसी विधियां हैं, टेक्निक्स हैं, जिनके सहारे प्रचार को प्रभावी बनाया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्निक्स, विधियां हैं, जिनसे समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रचार को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हमने जाना कि जनमत तथा प्रचार का समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत कितना महत्व है। छठा पॉइंट है नेतृत्व। प्रारंभिक समाज मनोवैज्ञानिक तथा आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेतृत्व जैसे कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट, अभिरुचि दिखलाई है। नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठित समूह की क्रियाओं को किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में उन्मुख कराया जाता है, और जिस व्यक्ति का प्रभाव समूह की इन क्रियाओं पर सबसे अधिक होता है उसे नेता माना जाता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने नेता के कई प्रकार बतलाए, जिसमें सत्तावादी नेता तथा प्रजातांत्रिक नेता अधिक लोकप्रिय प्रकार हैं। नेता की समर्थता या प्रभावशीलता की व्याख्या करने के लिए इन लोगों ने कई सिद्धांत बनाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख सिद्धांत जिन पे आजकल के समाज मनोवैज्ञानिक अधिक से अधिक शोध कार्य का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें है फाइडलर का सिद्धांत, पथ लक्ष्य सिद्धांत, भ्रम एवं एटोन सिद्धांत। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं जो स्पेशली नेतृत्व को लेकर बनाए गए हैं। इसमें फाइडलर का सिद्धांत समाज मनोवैज्ञानिकों के लिए नए नए एवं शोध कार्यों के उद्देश्यों से सबसे अधिक आकर्षण रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा इसी सिद्धांत का इस्तेमाल समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा होता रहा है। हमारा 7वां पॉइंट है सामाजिक प्रभाव, सोशल इन्फ्लुएंसी। सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में से एक है। यह एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी एक व्यक्ति के व्यवहार, भावनाओं एवं मनोवृत्ति से परिवर्तन दूसरे व्यक्ति द्वारा कुछ कहने या करने के फलस्वरूप होता है।
सामाजिक प्रभाव अस्पष्ट या छिपा हुआ, चेतन या अचेतन तथा औपचारिकता एवं अनौपचारिकता कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने मूल रूप से 3 तरह के सामाजिक प्रभावों को महत्वपूर्ण बतलाया: समरूपता, अनुपालन तथा आज्ञाकारिकता। समरूपता में सामाजिक प्रभाव प्रत्यक्ष होता है। यहाँ किसी भी व्यक्ति का व्यवहार सामाजिक मानकों द्वारा सीधे प्रभावित होता है, डायरेक्ट। जैसे जब छात्र कॉलेज में प्रथम बार प्रवेश करते हैं तो उनका व्यवहार उनके वरिष्ठ छात्रों के व्यवहार द्वारा काफ़ी प्रभावित होता है और वे हमेशा अपने व्यवहार को उनके व्यवहारों के समरूप बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। इस तरह की समरूपता की व्याख्या फेस्टिंगर ने एक विशेष सिद्धांत जिसे सामाजिक तुलना सिद्धांत कहा जाता है उसके द्वारा की है। अनुपालन में सामाजिक प्रभाव तुलनात्मक रूप से अधिक प्रत्यक्ष होता है। इस प्रक्रिया में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को एक खास ढंग से व्यवहार करने का अनुरोध करता है। जैसे मान लेते हैं कि यदि एक दोस्त दूसरे दोस्त से किसी विशेष पुस्तक को देने का अनुरोध कर इस उम्मीद से करता है कि वो उसे देगा, तो यह अनुपालन का एक उदाहरण है। होमान्स ने अनुपालन की व्याख्या करने के लिए समता सिद्धांत को बनाया, यह प्रतिपादन किया। अन्य कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं या अभी भी किए जा रहे भी हैं। आज्ञाकारिकता में सामाजिक प्रभाव सबसे प्रत्यक्ष एवं तीव्र होता है। मतलब सबसे ज़्यादा तेजी के साथ जो प्रतिक्रिया होती है इसी में होती है। इस प्रकार का अनुपालन का संबंध सीधे आदेश से होता है। जैसे मान लेते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जब किसी व्यक्ति को अपनी कार एक विशेष जगह ही लगाने का आदेश देता है तो उसे यह भी उम्मीद होती है कि वो व्यक्ति उसके आदेश का पालन करेगा। इसे ही समाज मनोवैज्ञानिकों ने आज्ञाकारिकता की संज्ञा दी। इस क्षेत्र में मिलग्राम द्वारा किया गया प्रयोगात्मक कार्य काफ़ी सराहनीय है। उनके कार्य से काफ़ी कुछ चीज़ें स्पष्ट रूप से सबके सामने आई आज्ञाकारिकता के बारे में। इस तरह से हमने जाना कि सामाजिक मनोविज्ञान के प्रमुख कार्य क्षेत्र में सामाजिक प्रभाव का बहुत बड़ा योगदान है। हमारा 8वां पॉइंट है परोपकारिकता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों ने परोपकारिकता, आक्रमणशीलता, सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता को प्रमुख कार्यक्षेत्र माना है। परोपकारिता एक ऐसी सामाजिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की सहायता बिना किसी प्रकार की उम्मीद के ही करता है। केली तथा बर्न ने एक अध्ययन किया और उनके अध्ययन के अनुसार परोपकारिता का गुण वैसे व्यक्तियों में अधिक पाया जाता है जिसमें बचपन से इस ढंग के व्यवहार करने के लिए प्रेरित किया गया हो। मेयर्स के अनुसार आक्रमणशीलता एक ऐसी शारीरिक या शाब्दिक व्यवहार है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए या पहुंचाने की कोशिश करता है। बोरेन तथा बर्न ने आक्रमणशीलता के मुख्य रूप से 3 कारण बतलाए। पहला ये है कि कुछ व्यक्ति ऐसे व्यवहार करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति ही होती है। कुछ व्यक्तियों में ऐसे व्यवहार करने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। दूसरा कारण है पर्यावरण से संबंधित। कभी कभी पर्यावरण से भी कुछ इस प्रकार के कारक होते हैं जो व्यक्ति में निराशा या कुंठा उत्पन्न कर देते हैं जिससे आक्रमणशीलता उत्पन्न होती है। इसके आधार पर समाज मनोवैज्ञानिकों ने कुंठा आक्रामकता सिद्धांत, फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन थ्योरी का भी प्रतिपादन किया है और जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत है। तीसरा कारण है कुछ विशेष सामाजिक परिस्थितियां हैं जिसमें व्यक्ति आक्रमणशीलता को सीखता है। समाज मनोवैज्ञानिकों ने आक्रमणशीलता को
कम करने के बहुत से तरीकों का भी वर्णन किया है, जो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित हुई हैं। सहयोग एवं प्रतिद्वंद्विता दो अन्य महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवहार हैं, जिनमें भी सामाजिक मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी अभिरुचि दिखलाई और इसके बारे में काफ़ी अध्ययन किए गए हैं समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत। सहयोग एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ किसी कार्य को करते हैं। यहाँ जो कार्य का प्रतिफल होता है उसका श्रेय सभी व्यक्तियों को समान रूप से होता है। प्रतिद्वंद्विता एक ऐसा सामाजिक व्यवहार है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्राय दूसरे व्यक्ति की कीमत पर अपना निष्पादन अधिक आगे से आगे बढ़ाना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वह दूसरे व्यक्ति जो उसका प्रतिद्वंदी है उसके व्यापार में, रास्ते में रोड़े भी अटकाता है। समाज मनोवैज्ञानिक सहयोग तथा प्रतिद्वंद्विता के क्षेत्र में अनेकों प्रयोग एवं शोध कार्य कर रहे हैं और इसके निर्धारकों का पता लगा रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे इस तरह के शोध कार्य। 9वां पॉइंट है अफवाह। अफवाह या जन प्रवाद किसी व्यक्ति या घटना के बारे में एक अप्रमाणित कहानी है। यह एक ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों की अभिरुचि प्रारंभिक समाज मनोवैज्ञानिकों की रुचि की अपेक्षा थोड़ी कम है। इस क्षेत्र में आलपोर्ट तथा पोस्टमैन द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। इन लोगों ने अफवाह के स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहा कि अफवाह का होना दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, परिस्थिति में अस्पष्टता तथा दूसरा, परिस्थिति की महत्ता कि उस सिचुएशन की इम्पोर्टेंस कितनी है। यदि कोई परिस्थिति ऐसी है जो बहुत से व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है तथा वो अस्पष्ट भी है, यानी भिन्न भिन्न लोग उसे भिन्न भिन्न ढंग से वर्णन करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति से अफवाह का निर्माण या फैलाव दोनों ही तेजी से होता है। और शायद यही कारण है कि युद्ध के समय अफवाह तेजी से फैलती है। अभी भी कुछ मनोवैज्ञानिक इस क्षेत्र में सक्रिय रूप से इस उम्मीद के साथ कार्य कर रहे हैं कि इसकी व्याख्या करने के लिए एक अच्छा से अच्छा सिद्धांत का निर्माण कर सके। बट सारे समाज मनोवैज्ञानिक इसके प्रति बहुत ज़्यादा नहीं उत्तेजित हैं या नहीं इस चीज़ के बारे में ज़्यादा ध्यान ये करते। हमारा 10वां पॉइंट है समूह प्रभाव। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिक समूह प्रभाव के क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय हैं। समूह प्रभाव से तात्पर्य भिन्न भिन्न प्रकार के समूहों द्वारा व्यक्ति पर पड़ने वाले प्रभाव से है। इन लोगों ने इस तरह के समूह के प्रभाव को 7 भागों में बांटकर अध्ययन करने की कोशिश की। पहला, सामाजिक सरलीकरण। दूसरा, भीड़ भाड़। तीसरा, सामाजिक स्वैचारिता। चौथा, अवेस्टियन। पांचवा, समूह ध्रुवण। छठा, समूह चिंतन तथा सातवां, अल्पसंख्यक प्रभाव। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में समाज मनोवैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं और इसके आधार पर वे लोग समूह प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण सामान्यीकरण जनरलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो इन सारे पॉइंट्स की चर्चा आज हमने की और जाना कि समाज मनोविज्ञान के अंतर्गत उसके कार्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, मतलब कि उसके कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि आज समाज मनोवैज्ञानिकों का कार्य क्षेत्र जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। प्रत्येक क्षेत्र में उनके द्वारा जो शोध कार्य एवं प्रयोग किए जा रहे हैं उनमें वे लोग संबंधित क्षेत्र की समस्या को अधिक से अधिक सुलझाने में समर्थ हो पाए हैं और आगे भी इस क्षेत्र में और भी प्रयोग होते रहेंगे और भी जो नए नए विचार इनमें आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।